हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इग्नू सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के बारे में कौन कौन से विद्वानों ने परिभाषाएं दी और राष्ट्रवाद के जो दो सिद्धांत हैं, मौलिकवादी सिद्धांत और आधुनिकवादी सिद्धांत, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और उपनिवेश विरोधी राष्ट्र राज्य। ये दो टॉपिक्स मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद का उदय देखा जाए तो यूरोप राष्ट्र राज्य के उदय का उत्पादन है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के जो लोग हैं वो राज करते थे। यूरोप के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर अलग अलग वंश के जो लोग हैं वो राज करते थे और उसी समय कई ऐसे तकनीकी बदलाव आए, कई ऐसे तकनीकी परिवर्तन आए जिसके कारण समाज में अभूतपूर्व बदलाव आए, यानी ऐसे बदलाव आए जो पहले कभी नहीं हुए थे यूरोप में। इन परिवर्तनों ने, ये जो परिवर्तन हुए, ये जो तकनीकी परिवर्तन हुए, उसने यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको जन्म दिया। फ्रांस में 1789 की जो क्रांति हुई उसके साथ ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है वो यूरोप से आया। अब फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की जो राजनीति और संविधान में कई बदलाव किए और इसी समय राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो अधिकार है उसे शामिल किया गया। अब राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार का क्या मतलब है? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का मतलब होता है कि राष्ट्र के सदस्यों को, यानी जो उस राष्ट्र के सदस्य हैं, उसे अपना भविष्य खुद चुनने का अधिकार होता है। यह मांग भी की गई कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता भी मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के अंतर्गत एक संस्कृति, एक राज्य के निर्माण की बात की जाती है, यानी जो आत्मनिर्णय का जो अधिकार है, जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार है, उसके अंतर्गत एक संस्कृति की बात की जाती है, एक राज्य के निर्माण की बात की जाती है। इस तरीके से जब फ्रांस में क्रांति हुई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उस नई शुरुआत से ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग आगे से अपने देश का भविष्य स्वयं तय करेंगे। जब उन्हें राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया गया, जब उन्हें अपना भविष्य खुद चुनने का अधिकार दे दिया गया, तो इस तरीके से ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग आगे से अपने देश का भविष्य स्वयं तय करेंगे। राष्ट्र राज्य का विचार, राष्ट्र राज्य का विचार जो इंग्लैंड से शुरू हुआ था और इंग्लैंड से शुरू होने के बाद वह फ्रांस, जर्मनी तथा इटली जैसे पश्चिमी यूरोप में भी फैला। यानी राष्ट्र राज्य का जो विचार है वो इंग्लैंड के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे पश्चिमी यूरोप में फैला। यूरोप के पुनर्गठन के बाद जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी और जो इटली है उसका एकीकरण हो गया। इसी तरह से पूर्वी यूरोप में देखा जाए तो राष्ट्र राज्य के निर्माण से 3 साम्राज्य जैसे हैब्सबर्ग, ऑटोमन तथा एशियन का विघटन हुआ। ये जो 3 साम्राज्य हैं उनका विघटन हुआ। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रवाद है उसने लोगों को जोड़ा भी और तोड़ा भी, राष्ट्रों का एकीकरण भी किया और राष्ट्रों का विघटन भी किया। राष्ट्रवाद की वजह से युद्धों को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवाद की वजह से बहुत सारे साम्राज्यों का पतन भी हुआ, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद के आ जाने से समय समय पर कई बदलाव देखे जा सकते हैं। अगर हम
अमेरिका में देखें तो अमेरिकी क्रांति में राष्ट्रवाद की रचना एक नए प्रकार से की गई। यानी जब अमेरिका में क्रांति हुई तो उस समय राष्ट्रवाद की जो रचना है वो एक नए प्रकार से हुई, जिसमें पुराने बंधनों को तोड़ना तथा नए बंधनों को जोड़ना था। यानी जो पुराने बंधन है उसे तोड़ दिया गया और नए बंधनों को जोड़ लिया गया। राष्ट्रीय भावना, स्वतंत्रता और स्वार्थ के बीच विरोधाभास में से उन्हें पुराने संबंधों को तोड़ने तथा नए संबंधों को बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस तरीके से अमेरिका ने पुराने बंधनों को तोड़ा और नए बंधनों को जोड़ा, जिसके द्वारा अमेरिका में औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ और अमेरिकी महाद्वीप में कई राष्ट्र राज्यों की रचना हुई। यानी अमेरिकी महाद्वीप में कई राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय जो फ्रांस में हुआ था वह धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैला और अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिससे लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को बढ़ावा मिला। लोगों ने राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है औपनिवेश विरोधी राष्ट्र राज्य। उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध के काल में राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवाद के आत्मनिर्णय का जो अधिकार है उसकी विजय देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी में एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। यानी एशिया और अफ्रीका में जो उपनिवेश विरोधी जो राष्ट्र राज्य हैं उसका विरोध किया गया, जिसके अंतर्गत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातीयवाद, रंगभेद आदि के खिलाफ संघर्ष किए गए। इसके फलस्वरूप यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों से, यानी जो यूरोप में साम्राज्यवाद का जो शासन था उससे अनेक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत, चीन, पाकिस्तान, वियतनाम, मिस्र जैसे नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, ये जो नए राज्य हैं इनका उदय हुआ और इन्होंने यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त, जिससे राष्ट्रवाद की अवधारणा को नए अर्थ मिले। यानी भारत, चीन, पाकिस्तान आदि ये वे देश हैं जिनको इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड आदि देशों ने गुलाम बनाया था तथा उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनका शोषण किया गया था। ये जो देश है उनको साम्राज्यवादी देशों ने अपनी निजी संपत्ति माना था और इन देशों को बेचा जाता था, लूटा जाता था तथा उन देशों के अंतर्गत ऐसी सरकार का निर्माण किया जाता था जो एक कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचती थी। ठीक है, उनका कहना मानती थी और उनसे साम्राज्यवाद को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। यानी इन देशों में साम्राज्यवादी देशों ने ऐसी सरकार का निर्माण किया था जो एक तो उनकी बात भी मानती थी और उससे साम्राज्यवादी देशों को कोई नुकसान भी नहीं होता था। इनकी गुलामी, इनके शोषण से परेशान होकर ही एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का जो आधार है वह साम्राज्यवाद के संबंध में सहज वृत्ति तथा विदेशियों से घृणा की भावना से ओतप्रोत था, क्योंकि राष्ट्रवाद शब्द विभिन्न वास्तविकताओं को अभिव्यक्त करता है, जैसे कि देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय पहचान तथा राष्ट्रीय गरिमा के साथ साथ हिंसा और बलिदान द्वारा उन्हें प्राप्त करना। तो इस प्रकार यह घृणा सिर्फ उन लोगों व साम्राज्यों के प्रति थी जिसने उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, उनकी सरकार को तहस नहस कर दिया था, उनकी जनता को गुलाम बना लिया था। इस प्रकार की घृणा की हिंसात्मक अभिव्यक्ति हमें दक्षिण अफ्रीका में जो बक्सर युद्ध हुआ था उसमें देखी जा सकती है। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें भी हम इस तरीके की घृणा की जो हिंसात्मक भावना है वो देख सकते हैं, जहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध सभी लोगों
ने इकट्ठा होकर युद्ध किया था। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, हम इसके साथ युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि सभी लोगों ने एकजुट मिलकर 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। तो इस तरीके से उसमें राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भी जागृत हुई। इस प्रकार भारत, चीन, पाकिस्तान, वियतनाम जैसे राज्यों का उद्देश्य साम्राज्यवाद का विनाश करना तथा उनके विनाश के साथ साथ उससे संबंधित जो बुराइयां थी जैसे गुलामी, दमन आदि का विनाश करना भी शामिल था। इसके अलावा राष्ट्रवाद का उद्देश्य था कि स्वतंत्रता, समानता, स्वाधीनता, आर्थिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता जैसे सिद्धांतों के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण करना, जहां पर सभी धर्मों, वर्ग, जाति के लोग एकता के सूत्र में बंधकर रह सके। अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद की वजह से कई देशों का बंटवारा हुआ और विस्थापन की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, जैसे कि एक और भारतीय राज्य की एकता को चुनौती देते हुए मुसलमानों ने एक पृथक राष्ट्र राज्य की मांग की, वहीं दूसरी ओर जाति, वर्ग, जातीय मूल वंश, धर्म तथा भाषा ने पहचान की अलग अलग परतों की रचना की, जिसने विरासत से प्राप्त मनमाने तौर पर बनाए गए राज्य के भीतर एक राष्ट्र की रचना में जटिलता को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से काफी समस्याएं जो है वो पैदा हो गई। आमतौर पर राष्ट्र की मांग ऐसे लोगों या समूहों द्वारा की जाती है जिसकी भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति एक से हो। ठीक है। राष्ट्रवाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक और मुद्दा सामने आया, वह था अल्पसंख्यकों का मुद्दा। जब देश आजाद हुआ, देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उसी समय जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे, जिसकी वजह से उनकी जान और मान का बड़े पैमाने पर नुकसान होता था। इन लोगों को रहने सहने की समस्या का सामना भी करना पड़ता था। इन लोगों के साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये लोग लोकतांत्रिक सरकार को महत्व देते थे, क्योंकि जो तानाशाही सरकार होती थी वो अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं देती थी, क्योंकि अगर वो अल्पसंख्यकों को अधिकार दे देती थी तो उनके जो हित हैं, यानी जो तानाशाही सरकार के जो हित हैं उसके लिए खतरा पैदा हो जाता था। इसलिए वो अल्पसंख्यकों को किसी भी तरीके का अधिकार देना नहीं चाहती थी। जबकि अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को अधिकार दिए जाते थे। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी अल्पसंख्यक लोगों को कई अधिकार दिए गए, जैसे कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया। इस तरह से यह लोग जो है वो लोकतंत्र सरकार को बेहतर मानते थे। इसी समय सूडान, जायरे, झाड़, नाइजीरिया, घाना, श्रीलंका में स्वतंत्रता ने गृह युद्ध को जन्म दिया, यानी ये जो देश है इसमें गृह युद्ध का आरंभ हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में संघर्ष हुए और इस संघर्ष से एक नए राष्ट्र राज्य का जन्म हुआ और वो नया राष्ट्र राज्य था बांग्लादेश। इस तरीके से आज भी राष्ट्रवाद के लिए बहुत सारे देशों में संघर्ष चल रहा है, जो कि उन देशों के लिए खतरे का संकेत दे रहे हैं जहां पर यह संघर्षीय आंदोलन चल रहा है। जैसे श्रीलंका के अंदर तमिल संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, ईरान के अंदर उर्दूवासी देश, कनाडा में क्यूबिक राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता की मांग की। तो इस तरह से यह संघर्ष ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। अगर हमें देश की एकता को बनाकर रखना है, ठीक है, देश की अखंडता को बनाकर रखना है, तो सभी लोगों को समान महत्व देना होगा, ताकि राष्ट्रवाद स्वतंत्रता के साथ साथ
अल्पसंख्यकों के मुद्दे को भी सुरक्षित रखा जा सके और उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए उन्हें अधिकार भी दिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रवाद के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई जिसने राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। यह वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।